हेलो दोस्तों, जनरल साइंस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस बार हम लोग जनरल साइंस के बहुत ही स्टैटिक पोर्शन को टच करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को टच करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जनरल साइंस में हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन माने जाते हैं और इनसे हर साल यूपीएससी में और हर साल जो है वो स्टेट पीसीएस में या अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं, इवन की वनडे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अगर आप रट नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई आपको समझाने वाला नहीं होता है, तो फाइनली क्या होता है कि इससे जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं और आप कहीं आपकी जो मेरिट लिस्ट में आप कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन हैं जिनको मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियोस के जरिए तैयार कराता जाऊं, जो कि अक्सर क्लासेस में भी डिस्कस नहीं किए जाते हैं और ये आपके मार्क्स को जरूर बढ़ा देते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो या फिर अदर वनडे एग्जामिनेशन हो, उनमें भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, टॉपिक ये जो हमने आज का जो टॉपिक लिया है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रांच का नाम दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन में कि एग्जैक्टली इसे ये किस चीज की स्टडी को कहते हैं, या फिर स्टडी दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसकी ब्रांच को, इस स्टडी को कौन सी ब्रांच में किया जाता है। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर आपकी बुक में, साइंस की बुक में ये दिया जरूर रहता है, लेकिन हम लोग क्योंकि बोरिंग टाइप का होता है, लाइन टू लाइन दिया रहता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है, तो अक्सर ये टॉपिक जो है हम लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो होप कि आपको ये बहुत मदद करेगा और बहुत ही ज्यादा इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले एग्रीकल्चर, हाउ बेस्ट टू ग्रो एंड इंप्रूव क्रॉप्स को किस तरीके से बोया जाए और किस तरीके से और बेहतर बनाया जाए फसलों को, तो इसकी जो स्टडी की जाती है वो एग्रीकल्चर में की जाती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो साइंस होती है उसमें की जाती है। सेकेंड है हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड गार्डन्स, यानी कि जो बागवानी जिसे हिंदी में बोलते हैं, यानी आप जो घरों में जो गार्डन्स आप लगाते हैं या फिर बाग, आम के बाग या अदर जो बाग फलों के आप लगाते हैं, तो उनको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे कब किस मौसम में कौन सी दवा डालनी है, कौन से पेड़ कब कब मौसम में फल देते हैं और फल को कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सारी चीजें जो पढ़ी जाती हैं वो हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ी जाती हैं। थर्ड वन इज एपीकल्चर, रियरिंग ऑफ बीज स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी कि हनी को प्राप्त करने के लिए, शहद को प्राप्त करने के लिए जो बीज को, जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उनका जो पालन होता है वो एपीकल्चर के अंदर रखा जाता है। एपीकल्चर। सेरीकल्चर, द ब्रीडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिल्कवर्म्स ऑफ रॉ सिल्क को निकालने के लिए जो सिल्कवर्म्स को पाला जाता है और फिर उससे जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, रेशम जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो सेरीकल्चर, बायोलॉजी की सेरीकल्चर ब्रांच में इसको ये सारी चीजें की जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन विद सोशल कंडीशन एग्जिबिटेड बोथ इन द प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, ह्यूमन की आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और उसका सोशल डेवलपमेंट कैसा हुआ, मेंटल डेवलपमेंट कैसा हुआ और फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी पूरी तरीके से ह्यूमन की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर ये किया जाता है। इनेटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, यानी कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी होती है वो इनेटोमोलॉजी में की जाती है। मेडिसिन वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है और साथ ही साथ इसको कौन सी बीमारियां लगती हैं, उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, आपकी हेल्थ कैसे बेहतर रह पाए, ये सारी चीजें जो स्टडी की जाती हैं वो मेडिसिन में की जाती है। ठीक है, इसके लिए जो डिग्री दी जाती है वो एमबीबीएस या बीडीएस या बीएमएस, इन सब बीयूएमएस, ये सब डिग्रीज के अंतर्गत आपको मेडिसिन की ही पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल्स, यानी फसलों का और मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एग्रीकल्चर साइंस के अंदर। ये ब्रांच है, यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी है और ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस भी है, जो कि क्रॉप और सॉइल की स्टडी करती है। ठीक है, और उसे एग्रोनॉमी के अंदर रखा जाता है।
सॉयल साइंस, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सॉयल, यानी मिट्टियां किस प्रकार की होती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, उसे कौन सी हमारे ज्यादा फायदे की सॉयल है, सॉयल। तो ये सारी चीजें जो सॉयल के बारे में, मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो सॉयल साइंस के अंदर किया जाता है। ब्रीडिंग, जब कोई भी इम्प्रूव्ड वैरायटी, यानी कोई भी जानवर है और उस जानवर के अंदर कैसे इम्प्रूव वैरायटी, यानी उनकी कौन सी स्पीसीज जो है वो बेहतर इम्प्रूव्ड तरीके से पैदा की जाए, ये स्टडी ब्रीडिंग के अंदर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे गाय, भैंस या कोई भी इस तरीके के जानवर जो या बकरियां जो कि हमें प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शंस देती हैं, बहुत सारा हमें प्रोडक्ट्स देती हैं, तो उनको कैसे स्टडी किया, उनकी जो स्पीसीज हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए और उस क्रॉस ब्रीडिंग से कैसे बेहतर स्पीसीज प्रोड्यूस की जाए, ये सब चीजें ब्रीडिंग के अंदर की जाती हैं। वेटरनरी मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन में क्या होता है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं, उनके लिए खासकर, और जंगली जानवरों के लिए भी, उनकी पूरी स्टडी, जैसे हम लोगों की सारी बीमारियों का और सारा उसका इलाज और उसकी सारी चीजें मेडिसिन के अंदर की जाती हैं, उसी तरीके से वेटरनरी मेडिसिन के अंदर जानवरों के जितनी भी डिसीजेस हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन कौन सी उनको बीमारियां होती हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें जो स्टडी की जाती हैं वो वेटरनरी साइंस में की जाती हैं, वेटरनरी मेडिसिन में की जाती हैं। इसके लिए BVSC एक कोर्स होता है, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, उसको करके जानवरों के डॉक्टर्स बनते हैं। फिशरी, फिशरी यानी कि फिशेस का जो पालन होता है, ठीक है, अगर हम उसे कमर्शियल तरीके से फिशेस को पालते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ फिश को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, चाहे वो समुद्रों में, चाहे वो आपके लेक्स में, चाहे वो नदियों में, या फिर आप अपने तालाबों में उसको फिश को पालें और उससे कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें, ठीक है, कौन कौन सी फिशेस होती हैं, किस किस मौसम में उनके एक तरीके से उनको पाला जा सकता है, ये सारी चीजें फिशरीज में स्टडी की जाती हैं। पोल्ट्री साइंस, पोल्ट्री साइंस की अगर बात करें तो इसमें जो चिकन्स होते हैं, यानी कि आपके मुर्गियां जो है और बतख हैं, इस तरीके के जो जानवर होते हैं, तो इनका कैसे पालन किया जाए और इसमें कौन कौन सी इनको कैसे कमर्शियली इनका यूज किया जाए, इनका ये सारी चीजें पोल्ट्री साइंस में की जाती हैं। इनसे जो मीट का प्रोडक्शन होता है या अंडों का प्रोडक्शन होता है, ये सब पोल्ट्री साइंस के अंदर आता है। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री साइंस ऑफ डेवलपिंग कल्टिवेशन एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको उसके फॉरेस्ट के एरिया को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसे कल्टिवेट किया जाए, ये सारी चीजें जो जिस साइंस में स्टडी की जाती है वो फॉरेस्ट्री है। डेयरी टेक्नोलॉजी, कैसे मिल्क के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जाए, बेहतर की जाए, ये सारी चीजें जो हैं वो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर होती हैं, चाहे वो गाय, भैंस या फिर बकरी, किसी के भी दूध को या पॉक के मिल्क को कैसे हाईली प्रोडक्टिव बनाया जाए, ये सारी स्टडी जो होती है वो डेयरी टेक्नोलॉजी में होती है। माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, मतलब बहुत ही स्मॉल फंगस जो आंखों से नहीं दिखाई देते, तो इस तरीके की जो स्टडी की जाती है वो माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट है फार्मेसी, साइंस दैट डील्स विद प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसिन एंड डिस्पेंसिंग देम अकॉर्डिंग टू द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। जब डॉक्टर आपको दवा दे देता है तो एक फार्मेसी पे आप जाते हैं और फार्मेसी वाला उस प्रिस्क्रिप्शन जो दवा आपको दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग आपको दवा प्रोवाइड करता है, वो दवाएं आपको प्रोवाइड करता है, या उस तरीके का मिक्सचर जो इस तरह से डॉक्टर कहता है उस तरीके का मिक्सचर ऑफ दवा आपको ड्रग्स की दी जाती है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? फार्मेसी के अंतर्गत आती हैं। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में कैसे मेडिसिन बनती है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। आपको प्रिस्क्रिप्शन दी गई दवा की और उसके अकॉर्डिंग आपको दवा दे दी गई, ये फार्मेसी में होगा। फार्माकोलॉजी में कैसे दवाएं बनाई जाती हैं, नई नई दवाएं कैसे बनाई जाती हैं, किसी डिसीज को खत्म करने के लिए, कोई नई डिसीज, मान लीजिए कोरोना डिसीज आ गई या अदर डिसीजेस आ गई, उन डिसीजेस को कैसे
क्योर करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन प्रिपेयर हो सकती है, कौन कौन सी दवाएं इफेक्टिव हो सकती हैं, कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स अच्छे से उस पर्टिकुलर डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी स्टडी और नई दवाओं की जो खोज की जाती है, नई दवाओं को जो बनाया जाता है, वो फार्माकोलॉजी में किया जाता है, साइंस दैट डील्स विद द नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज होती है उसको अगर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर में अगर इसको यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को सॉल्व करने के लिए, उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए जो हमें सबूत इकट्ठा करने होते हैं, किसी की बॉडी को देखकर उसका जो पोस्टमार्टम किया जाता है या वहां पर जो एविडेंस हमें मिलते हैं क्राइम की जगह पर, वो सारी चीजें जो होती हैं वो जिस साइंस के अंदर, जिस साइंटिफिक नॉलेज के अंदर होती हैं, वो फोरेंसिक साइंस का कहलाता है। तो फोरेंसिक से ये जितना भी आपका किसी भी तरीके का जो सबूत, डीएनए टेस्ट करते हैं, डीएनए का टेस्ट करते हैं, इसके अलावा जो है वो जो पोस्टमार्टम करते हैं, ये सब फोरेंसिक साइंस के अंदर आते हैं। दांतों का फोरेंसिक साइंस अलग होता है क्योंकि सारी बॉडी के सारे पार्ट खत्म हो जाते हैं, लेकिन सारी चीजें अगर जला भी दी जाए तो दांत बचे रह जाते हैं। तो दांतों की जो फोरेंसिक साइंस होती है वो ओडोंटोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है। तो फोरेंसिक साइंस आपको समझ में आ गई। सर्जरी, अगर मेडिसिन से इलाज नहीं होता है तो कहीं पर चीरा लगाकर, उसको कट करके, उसको इंसिजन लगाकर, अगर किसी चीज को खराब, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज खराब हो गए होते हैं उन टिश्यूज को जब रिमूव किया जाता है और आपकी हेल्थ को बेहतर किया जाता है उन डिफेक्टेड टिश्यूज को रिमूव करके, तो ये जो चीज होती है वो सर्जरी के अंदर की जाती है। सर्जरी की अगर बात की जाए तो इंडियन मेडिसिन के जो फादर कहे जाते हैं वो चरक कहे जाते हैं, और सर्जरी के जो फादर कहे जाते हैं वो सुश्रुता कहे जाते हैं, सुश्रुत, ठीक है। ये इंडियन सर्जरी के फादर कहे जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, यानी कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन काम करता है, साथ ही साथ इस अगर कोई भी फीमेल है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है या कोई मेल बच्चे को पैदा करने में कैपेबल नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी रिप्रोडक्टिविटी को फिर से सही किया जा सके, ये सब चीजें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में की जाती हैं। तो जैसे आईवीएफ टेक्निक होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, या टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती हैं। न्यूट्रिशन, आपको पता ही है कि स्टडी ऑफ नरिशमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन बीइंग जो है वो जब फूड को इंटेक करते हैं उससे कैसे अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने को हेल्दी रखते हैं, ये सारी स्टडी जो है वो न्यूट्रिशन के अंदर की जाती है। फिजियोथेरेपी, जब मेडिसिन और सर्जरी दोनों काम कर चुकी होती है या मेडिसिन और सर्जरी जहां पर काम नहीं हो पाती है, वहां पर जो ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस किया जाता है, अगर सर्जरी या मेडिसिन देने के बाद या उसके बिना अगर आपको फिजिकल वर्क कराकर, यानी कि आपको एक्सरसाइज कराकर, आपको मूवमेंट कराकर आपकी बॉडी के डिफेक्ट को अगर जब सही किया जाता है, तो ये जो होता है ये फिजियोथेरेपी के अंदर होता है। फिजियोथेरेपी के अंदर आपको वॉक कराते हैं, आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं और फिर आपको सही करते हैं। तो इसमें मेडिसिन और सर्जरी का यूज नहीं होता है, सिर्फ आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह कराकर आपकी बॉडी को ट्रीट किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, कोई ब्लाइंड है या फिर या जिसे हम लोग कहते हैं कि जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, किसी के पैर खराब हैं या किसी के हाथ खराब हैं या कोई और भी बॉडी डिसऑर्डर है, तो उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, कैसे उनसे वो काम लिए जा सके जिससे कि वो अपना नॉर्मल डेज का जो काम है वो कर सकें, ठीक है, यानी वो अपना छोटा मोटा काम कर सकें, वो अपने किसी ऑक्यूपेशन में लग सकें, ठीक है, वो दुकान पर बैठ सकें, फिर मतलब जो भी, मतलब ऐसा काम कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो अपने आप को कम ना समझे, बल्कि वो कुछ ऐसी थेरेपी उनको दी जाती है, कुछ ऐसे काम उनको सिखा दिए जाते हैं कि वो जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह ही अपना काम और अपनी जो आजीविका होती है वो उसे कमा पाते हैं, उससे पूरी तरीके से मतलब नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। तो ये किसके अंदर ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, नॉर्मल हैंडीकैप लोगों को कैसे नॉर्मल चीजें सिखाई जाती हैं, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सिखाई जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर जीन्स लेवल पर, यानी डीएनए में कैसे चेंज किया जाए कि जिससे कि नई
स्पीसीज डेवलप हो पाए, ठीक है, स्पीसीज डेवलप हो पाए, कैसे डीएनए में चेंज करके जेनेटिक बीमारियों को सही किया जाए, कौन कौन सी ऐसी चीजें कौन कौन सी ऐसी चेंजेस किए जाएं जिससे कि जेनेटिक जो बीमारियां उनका इलाज हो सके, या फिर फ्यूचर में जो जनरेशन पैदा हो रही है उसको कैसे बेहतर हो। ये सारी चीजें जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी की जाती है। तो चाहे वो आप जीन थेरेपी का आप लोग आजकल नाम सुन रहे होंगे, तो जो जीन थेरेपी होती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही होती है। या फिर नई नई क्रॉप्स भी प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो भी जीन्स में बदलाव करके, ठीक है, डीएनए में बदलाव करके, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आती हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए, साइंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ मैन, इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, हार्ट, लंग, मशीन, यानी कि हमारे ह्यूमन में कोई भी इम्प्लांट, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स हैं, मान लीजिए कि पैर टूट गया है तो आर्टिफिशियल पैर लगा दिए जाते हैं, हाथ लगा दिए जाते हैं, या इम्प्लांट्स, हार्ट में कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसमें एक तरीके से जो ऐसे नोड है, यानी पेसमेकर बनाए जा रहे हैं, या बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे अभी आप लोग वेंटिलेटर की आपने सुना होगा, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, तो ये जो सब मशीनें बनाई जाती हैं जो किसी भी इंसान को हेल्दी या उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, ये सारी चीजें जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इनको स्टडी किया जाता है या इनको बनाया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे उसको ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाए, और कैसे इसको बनाया जाए, कैसे इसको प्रिजर्व रखा जाए, कैसे इसको सुरक्षित रखा जाए, ये सारी चीजें फूड टेक्नोलॉजी में होती हैं। सिल्वीकल्चर, मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बहुत, जो भी यूजफुल फॉरेस्ट है जो कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे काम आ सकता है, तो ऐसे फॉरेस्ट को मैनेज करने का काम सिल्वीकल्चर के अंदर किया जाता है। सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर, या देख रहे हैं आप, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का जो कल्टीवेशन होता है, यानी साग सब्जियों का उगाना और उनको प्रोड्यूस करना, ये सब ओलेरीकल्चर के अंदर स्टडी किया जाता है। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, किडनी, लिवर, ये सारी चीजें कैसे बनी है, कहां पर है, कौन सी नसें कहां पर जा रही हैं, कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन्स कहां पर पहुंच रही है, ये सारी जो स्टडी की जाती है वो एनाटॉमी में की जाती है। इसी तरीके से प्लांट एनाटॉमी भी होती है और ह्यूमन एनाटॉमी भी होती है, एनिमल एनाटॉमी भी होती है, यानी किसी भी बॉडी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एनाटॉमी में स्टडी किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री, साइंस कनेक्टेड विद केमिस्ट्री, कंपोजिशन, केमिकल नेचर, मोड ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ लिविंग मैटर, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो हमारे लिविंग बीइंग के अंदर यूज हो रही है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज 6, मान लीजिए C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो खा रहे हैं, इसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये एनर्जी इसी केमिकल से मिलती है, तो इस केमिकल की जो स्टडी होगी, कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से फैट है, इसी तरीके से प्रोटीन है, ये सब क्या है, बायोकेमिकल्स हैं। और इन बायोकेमिकल्स की जो स्टडी की जाती है उसे बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव जंतु अफ्रीका में पाए जाते हैं, कुछ इंडिया में पाए जाते हैं, कुछ चाइना में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहां पे पाए जाते हैं, या फिर उनको अगर किसी दूसरी जगह पर प्रोड्यूस किया जाए या उनका रिप्रोडक्शन कराया जाए तो क्यों नहीं होता है। ये सारी चीजें जो स्टडी होती है वो बायोजियोग्राफी में होती है। साइटोलॉजी, सेल का अध्ययन, यानी कोशिकाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, आपके पर्यावरण और एक जीव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी इकोलॉजी के अंदर की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म अप टू हैचिंग और बर्थ, ठीक है। जो एक जब स्पर्म और ओवा, स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में फ्यूज करते हैं और फिर फ्यूज करने के बाद फिर आगे का जो उनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एक सिंगल सेल जब बन जाते हैं, स्पर्म और ओवा जब आपस में फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बन जाती है, उसके बाद जब तक वो पैदा नहीं हो जाते, अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ जाते, यूट्रस से बाहर नहीं आ जाते, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है गर्भावस्था के दौरान,
ठीक है, जेस्टेशनल पीरियड जिसे बोलते हैं, इसके दौरान जो उनमें चेंजेस होते हैं, इस सब की जो स्टडी की जाती है वो एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर की जाती है। इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की स्टडी करना, आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सब की स्टडी इंडोक्राइनोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसी वजह से इनके डॉक्टर्स को इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। एवोल्यूशन, origin of life and gradual differentiation of descent of species, यानी जो स्पीसीज बन रही हैं उनका किस तरीके से वो बनी, आज ह्यूमन अगर बना है तो कैसे 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 वो सिंगल सेल से होते हुए कैसे पेड़ पौधे बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बने, और फिर उसके बाद कैसे ह्यूमन बना, या फिर अदर ऑर्गेनिज्म, अदर जीव जंतु कैसे बने, उनका कैसे समय के साथ विकास हुआ, ये सारी चीजें एवोल्यूशन में पढ़ी जाती हैं। यूजेनिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस को कैसे बेहतर किया जा सके, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन रेस को बेहतर बनाते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन रेस को और भी इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब चीजें यूजेनिक्स में स्टडी की जाती हैं। चाहे वो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स हो और चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स हो, ये सब कैसे एक ह्यूमन रेस को बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीजें यूजेनिक्स में स्टडी की जाती हैं। एक्सोबायोलॉजी, अदर प्लैनेट्स पर जो लाइफ आजकल खोजी जा रही है दूसरे प्लैनेट्स पर, ये जो चीजें जो खोजी जा रही हैं वो एक्सोबायोलॉजी के अंदर इसकी स्टडी की जाती है। अदर प्लैनेट पर, अदर जैसे इस वक्त हम लोग मार्स पर स्टडी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक्सोबायोलॉजी के अंदर होती हैं। जेनेटिक्स, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो भी फीचर्स पाए जा रहे हैं, ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और कैसे हमारे अंदर आए हैं और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है जेनेटिक्स की वजह से होती हैं, और ये सारी चीजें जेनेटिक्स में स्टडी की जाती हैं, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डीएनए और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे फीचर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। हिस्टोलॉजी, टिश्यू बाय माइक्रोस्कोपी, यानी जो आपके ऊतकों का अध्ययन होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स आपस में जब एक ही काम करती हैं, एक ही फीचर की होती हैं, तो उन्हें कलेक्टिवली टिश्यू कहा जाता है। तो टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर उसके बाद इम्यूनोलॉजी, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने को बचाने का सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, तो ये जो स्टडी की जाती है सेल्फ डिफेंस सिस्टम की, जैसे हमारी बॉडी के अंदर WBCs होती हैं, वो हमारी बॉडी की में किसी भी तरीके की बीमारी को से डिफेंस हमारा करती हैं। तो ये जो स्टडी की जाती है कि कैसे हमारी बॉडी का सिस्टम हमारी बीमारियों से हमें बचाता है, या फिर हम किस तरीके से हमारी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है बॉडी में, जो दूसरी बीमारियों से बचने का जो हमारा जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये सारी स्टडी जो है इम्यूनोलॉजी में की जाती है। तो आजकल जो वैक्सीनेशन की बात चल रही है, ठीक है, ये इम्यूनोलॉजी के अंदर ही वैक्सीन्स भी तैयार की जाती है, इनकी स्टडी जो होती है वो इम्यूनोलॉजी के अंदर होती है, और इस तरीके की जो वैक्सीनेशन तैयार किए जाते हैं वो इम्यूनोलॉजी के अंदर ही स्टडी, यानी उनकी जानकारी को समझकर ही इस तरीके के वैक्सीन जो हैं, कोई भी वैक्सीन तैयार किए जाते हैं। लिमनोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम, यानी जो ये साफ जल होता है उसकी पूरी स्टडी जो होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे कैसे उसका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी जो स्टडी की जाती है वो लिमनोबायोलॉजी में की जाती है। मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉन्ट्रास्ट टू फंक्शन, ठीक है, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, किसी भी प्लांट को आप ले लीजिए तो इसमें जो पत्तियां हैं, इसमें जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, ये सारी चीजें, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म जीव को ले लीजिए, ह्यूमन को ले लीजिए, तो उसका जो एक्सटर्नल फीचर आपको दिखाई पड़ता है, इसको मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिजियोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, यानी कि आपने देखा कि C6H12O6, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएं और किस किस तरीके से चेंजेस किए जाएं, या ये किस तरीके से, या फिर हमारी बॉडी में कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या फिर कोई और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस लाते हैं, या उनकी
कह सकते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स से हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है या किसी भी जीव की बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में समझी जाती हैं। ठीक है, चाहे वो बायोमॉलिक्यूल्स हो चाहे वो कोई अदर मॉलिक्यूल्स हो। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं भी पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से हमारी बायोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में की जाएगी। ठीक है, पैलेनेटोलॉजी, फॉसिल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन टाइम। ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है तो धीरे धीरे उस पे बहुत सारी मिट्टियां वगैरह जमने लगती हैं और धीरे धीरे उसका जो प्रिंट है वो रह जाता है किसी पत्थर पर या उनकी हड्डियां रह जाती हैं, तो उन्हें फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन फॉसिल्स का जो अध्ययन किया जाता है किसी भी जीव के मरने, आज से करोड़ों साल पहले जैसे डायनासोर्स की डेथ हो गई तो उसके बाद डायनासोर्स खत्म हो गए, तो उनके फॉसिल्स का अध्ययन करके हम उसकी आकार, प्रकृति या फिर उनका जो नेचर है, बिहेवियर है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीजें पैलेंटोलॉजी के अंदर किया जाता है। पैलेयोजूलॉजी एंड पैलिनोबॉटनी, अगर एनिमल और फॉसिल प्लांट्स जो होते हैं उनकी स्टडी, पैलियोजूलॉजी मतलब पैलिनेटोलॉजी के दो कह सकते हैं भाग हो सकते हैं। पैलियोजूलॉजी के अंदर यानी कि जानवरों का अध्ययन किया जाता है, उनके फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, और पैलियोबॉटनी के अंदर पौधों का अध्ययन किया जाता है, उनके फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन विद इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिजिकल जो इनके फीचर्स होते हैं, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे ब्रेन काम करता है, उसमें हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और हमारी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम में काम करते हैं। तो ये सारी जो स्टडी की जाती है वो फिजियोलॉजी में की जाती है। एनिमल फिजियोलॉजी भी होती है और प्लांट फिजियोलॉजी भी होती है। प्लांट भी कैसे काम करता है वो सारी चीजें भी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। साइकोलॉजी बिहेवियर ऑफ वर्किंग ऑफ माइंड, कैसे आपका जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो अलग अलग सिचुएशन में वो बिहेव करता है, कैसे अलग अलग सिचुएशन में वो वर्क करता है, ये सारी जो स्टडी ह्यूमन बिहेवियर की जाती है, ठीक है, ये साइकोलॉजी में की जाती है। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड रहकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया है, फंगस है या इस तरीके के वायरस हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद, या किसी प्लांट की बॉडी पर भी अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाना जरूरी है। पैरासाइट्स उन्हें ही बोला जाता है जो आपकी बॉडी पर आए और आपको निगेटिव इंपैक्ट दें, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाएं, तो इसे पैरासिटो। तो ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी पर डिपेंड रहते हैं, आपसे फूड इनटेक करते हैं और बदले में आपकी इस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं कई तरीके से, तो वो सारा जो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी पैरासिटोलॉजी के अंदर की जाती है। पैथोलॉजी, डिसीजर एंड देयर कंट्रोल, कौन किस तरीके से बीमारियां होती हैं, बीमारियां कैसे एक ऑर्गेनिज्म, कैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंगस हमारी बॉडी में बीमारियां फैलाता है और फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये पैथोलॉजी में स्टडी किया जाता है। रेडियोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म पर रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं पर यूरेनियम 235 का ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दिया जाए, तो वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर आप जानबूझकर किसी तरीके से रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करके कैसे प्लांट और एनिमल बॉडी के बिहेवियर में या उनके डीएनए में या उनके जेनेटिक लेवल पर क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी स्टडी जो होती है वो रेडियो बायोलॉजी में की जाती है। टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाए, जो सेम बिहेवियर के या सेम फीचर के ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में डाला जाए, दूसरे फीचर्स के दूसरे ग्रुप में डाला जाए, और फिर इस तरीके से दुनिया के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाखों ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिज्म की कैसे एक सिस्टमैटिक स्टडी की जाए, अध्ययन किया जाए, जिससे कि लाखों ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझा जा सके, क्योंकि एक एक ऑर्गेनिज्म को तो आसानी से सबको अलग अलग समझा नहीं जा सकता। तो कैसे एक ग्रुप को स्टडी करके पूरे के पूरे ग्रुप के जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनको स्टडी कर लिया जाए, ये सारी चीजें टैक्सोनॉमी में की जाती हैं। टेराटोलॉजी,
माल फॉर्मेशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट, जो बर्थ के समय आपने देखा होगा कि 6 उंगलियां निकल आती हैं, कुछ लोगों की पूंछ निकल आती है, कुछ लोगों के एक आंख नहीं रहती है, या इस तरीके के बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जीवों के अंदर बहुत सारे, जब वो पैदा होते हैं तो बहुत सारे डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं। तो इस तरीके के जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है टेराटोलॉजी में। टेराटोलॉजी में बर्थ डिफेक्ट्स की स्टडी की जाती है। कुछ लोगों का देखा होगा क्लेफ्ट लिप और पैलेट होता है, ठीक है, ये दोनों ओंठ नहीं जुड़े होते हैं, ये सब टेराटोलॉजी में स्टडी की जाती है। जू जियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ पर किस तरीके से एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट्स की, ठीक है। तो एनिमल्स, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जू जियोग्राफी में की जाती हैं। एक और हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें एनिमल और प्लांट दोनों हो गए, और इसमें जू जियोग्राफी में कौन कौन से एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन या किस तरीके के वहां पर कंडीशन की वजह से वहां पर जन्म रहे, ये जू जियोग्राफी में है। जू पैथोलॉजी, डिसीजेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरीके से होती हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, ये जू पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। पैथोलॉजी के अंदर प्लांट और एनिमल्स दोनों आ गए, जू पैथोलॉजी में सिर्फ एनिमल आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो ये था, इसको पूरा हमने देखा। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा और ये आपको एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस तरीके के और कौन कौन से स्टैटिक पोर्शन के वीडियोस आप चाहते हैं जरूर बताइए, और इसे दूसरों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।